ज्योग्राफी क्लास 11th MCQ सीरीज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। आज का पहला क्वेश्चन है, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। सेकेंड स्टेटमेंट स्ट्रेटोस्फेयर के लिए है कि स्ट्रेटोस्फेयर is found above the troposphere and extend up to height of 50. The mesosphere lies above the stratosphere up to height of 80. और फिर आइनोस्फेयर के लिए बोल रहा है कि 80 से 400 किलोमीटर्स के लिए अबव मेसोस्फेयर फाउंड होता है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयंस, देयरफॉर इज नोन एज आइनोस्फेयर। ठीक है, तो ये आपको भी पता है कि लेयर्स में जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं तो ये सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीजो आता है और फिर यहाँ पे थर्मोस्फेयर आता है जिसमें ही आइनोस्फेयर होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर होता है। तो ये उसी के बारे में सारी लेयर्स के बारे में डिटेल दी गई है। आपको पॉज करके बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसमें सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस हैपन। ठीक है, तो जब ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है और मान लीजिए यहाँ से सन की जो भी रेडिएशन यहाँ पे पास होते हैं जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस किस तरह के यहाँ पे रिस्पॉन्सेज होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे सोलर रेडिएशन की वजह से होती है। तो ये रिफ्लेक्शन भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर है, यहाँ से जब भी सोलर रेडिएशन यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है, तो सारे पूरे अर्थ के सरफेस में सेम तरीके से उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वैरायटी हो जाती है, वेरिएबिलिटी रहती है, चेंज होता है सारे सरफेस में। और ये जो चेंजेस होते हैं कि यहाँ पे कहीं पे बहुत तेज धूप होती है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है रेडिएशन का, कहीं पे कम होती है, वो क्यों होता है ऐसा, उसके लिए वो फैक्टर्स पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो होता है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस की वजह से, क्योंकि रोटेट कर रही होती है अर्थ, तो कहीं पर सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही होती है, कहीं पे स्लैंटेड होती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही स्लैंट होता है, कहीं पे स्ट्रेट होता है। लेंथ ऑफ द डे, कभी कभी जब लेंथ डे का दिन जो है लंबा, अगर बड़ा दिन है तो फिर ज़्यादा देर तक धूप रहेगी, तो सोलर रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर का भी डिफरेंस आएगा। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कहीं कहीं पे एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी डेंस होता है, कहीं कहीं पे लाइटर होता है, तो उसकी वजह से भी रेडिएशन और इंसुलेशन में फ़र्क पड़ता है। सन स्पॉट की वजह से और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड की वजह से। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड कैसे, मान लीजिए माउंटेन है तो उसमें सोलर रेडिएशन का असर अलग होगा। ठीक है, ओशियन है उसका अलग होगा, लैंड में अलग होगा। और सन स्पॉट में कैसे होता है कि अर्थ है, सन है, सन में कुछ ऐसे सन स्पॉट्स होते हैं। अब वो ऐसे तो दिखने में तो लग रहा है कि बहुत छोटे होते हैं, पर जिस एरिया के ऊपर वो अर्थ के जिस एरिया के ऊपर वो सन स्पॉट्स होते हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे होते हैं उस अर्थ का। तो जहाँ पर भी इन सन स्पॉट्स की पोजीशन उस टाइम पे होती है, तो वो जो रीज़न होता है अर्थ के ऊपर वो इफेक्टेड रहता है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन थोड़े कम मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल दी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन से फैक्टर है जो कि टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। पहला है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सेकेंड है द ऑल्टीट्यूड, थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ है एयर मास एंड द ओशन करेंट्स। तो आपको अगर बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, बट इसका आंसर सी है, फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लैटिट्यूड्स तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं टेम्परेचर के लिए। ठीक है, लैटिट्यूड्स होती हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड्स में वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ। ठीक, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स में लॉन्गिट्यूड्स जो होती है वो ऐसे करके अर्थ में लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनका टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है, ये बेसिकली टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए लॉन्गिट्यूड्स की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एलिवेशन, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। एट टाइम्स द सिचुएशन इज रिवर्स, द नॉर्मल लैप्स रेट इज इन्वर्टेड एंड इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी एलिवेशन ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है, एलिवेशन जब बढ़ता है
तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऊपर जाने पे एलिवेशन जब बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर कम होता है। तो नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं उसको, कि ऊपर जाने में टेम्परेचर कम होगा, जो कि क्या होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर पे 6.5 का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर यही सिचुएशन उल्टी हो जाती है कि अगर आप ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नीचे ज़्यादा ठंड है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। सेकंड कह रहा है अ लॉन्ग विंटर नाइट एंड क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज द आइडियल कंडीशन फॉर इन्वर्जन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इसके कंडीशंस होती हैं कि एक तो काफ़ी लंबी विंटर की नाइट हो, फिर क्लियर स्काई हो, क्योंकि अगर क्लियर स्काई नहीं होगी, मान लीजिए बादल होगा, तो बादल की वजह से क्या होगा, हीट ट्रैप हो जाती है, और हीट ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर क्लियर स्काई होगी तो जो भी रेडिएशन बैक हो रही होती है अर्थ सर्फेस से, वो ट्रैप ही नहीं हो पाएगी, वो स्केप हो जाएगी, ठीक है। ये सिचुएशंस होती हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। फिर डेंस फॉग इन विंटर्स मॉर्निंग इज रिजल्टेंट ऑफ द इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। हाँ, क्योंकि ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा था, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए जहाँ पे भी हम लोग आसपास रह रहे होते हैं, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ होता है ना, तो उस रात को जरूर फॉग होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर than the horizontal pressure gradient, but it is generally balanced by a nearly equal but opposite gravitational force, hence we do not experience strong upward wind, ठीक है। ये बिल्कुल जनरल सी स्टेटमेंट है, आप आराम से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कह रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इज सिचुएटेड बाय ड्राइंग आइसोबार एट कांस्टेंट लेवल। हाँ, आइसोबार से हम आइसोबार के थ्रू हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर हम शो करते हैं। लो प्रेशर सिस्टम इज इंक्लोज्ड by one or more isobar with the lowest pressure in the center. High pressure system is also enclosed by one or more isobar with the highest pressure. ऐसे करके जो isobars बने होते हैं ना बुक में, तो ये स्टेटमेंट सारी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आर थर्मली इंड्यूस्ड, जो सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट आर डायनामिकली इंड्यूस्ड। ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के पास में क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से जो भी लो प्रेशर बेल्ट बनती है वो बनती है, लेकिन जो ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट, ये सब ट्रॉपिकल और ये जो पोलर की हाई प्रेशर बेल्ट होती है ना, ये डायनामिकली इंड्यूस होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रेशर बेल्ट आर नॉट परमानेंट इन नेचर। हाँ, प्रेशर बेल्ट जो होती है वो परमानेंट तो नहीं होती है नेचर की, वो तो सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा फेरबदल उसमें होता रहता है। दे आइसोलेट विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, ठीक है। ITCZ का जो अपेरेंट मूवमेंट होता रहता है सन की वजह से, ऐसे ऊपर से नीचे तक यहाँ पे ऐसे करके, तो ये उसकी वजह से प्रेशर बेल्ट बनती है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड्स एंड समर में क्या होता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। ये हमारे हमारे इंडिया को भी कुछ इफेक्ट करता है, ठीक है। मानसून में हमारे विंटर के सीजन को लाने में, समर के सीजन को लाने में, तो इसकी सारी स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। इस सीरीज को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।